नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश मना रहा आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने विभाजन के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने दिया एकता और भाईचारा का संदेश। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, अखंड भारत का सपना ही इस तरह की घटना का समाधान होगा। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने पद छोड़ने के बाद जारी किया पहला सार्वजनिक बयान। कहा, मेरे पिता और देश के शहीदों का हुआ अपमान, आरोपियों को मिले सजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। नहीं मिली अंतरिम जमानत। अब 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम। हत्या और रेप मामले में जांच शुरू। सीबीआई ने पुलिस से सभी दस्तावेज और गवाहों के बयान लिए। डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। कल 15 अगस्त है। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन आज उस विभाजन के संघर्ष में अपने प्राणों की बलि देने वाले लोगों को याद करने का दिन है। आज पूरा देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस दुखद दिन पर विभाजन से प्रभावित लोगों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन अनगिनत लोगों को याद किया जो विभाजन की विभीषिका से प्रभावित हुए और पीड़ित हुए। पीएम मोदी ने भारत के विभाजन पर पीड़ितों को याद करते हुए कहा कि ये उनके साहस और श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन को फिर से बनाया और अपार सफलता हासिल की। आज हम अपने देश में एकता और भाईचारे के बंधनों की हमेशा रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं। इस दिन को पीएम मोदी ने कैसे खास बना दिया है? देखिए, खास नहीं, ये तो बहुत पहले होना था। प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन के उस हॉरर को हिंदुस्तान के आने वाले जनरेशंस के दिल के अंदर बिठाने की कोशिश की है। ये मत भूलिए, आज 14 अगस्त है। आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है। और पहले हिंदुस्तान में इस तरह की सरकारें, इस तरह के नेता और इस तरह के सेकुलर माइंडसेट वाले सिख लोग थे जो इस विभाजन को के दिन पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दे देते कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके इंडिपेंडेंस डे का। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हॉरर रिमेम्बरेंस डे में कन्वर्ट किया है कि ताकि हिंदुस्तानियों को याद रहे कि हम अपनी गलतियों से किस तरीके से हमारा एक हिस्सा कट के अलग हो गया, किस तरीके से पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। ये बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस तरीके से देश को अलग अलग भागों में बांटा गया। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान अलग बना हिंदुस्तान से वही याद करने का दिन नहीं है। यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि 150 साल पहले अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, बर्मा भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। कभी इतिहास में हिंदू धर्म इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह वो फैला हुआ था। हम सिकुड़ते गए अपनी गलतियों की वजह से। और अगर इस तरह के इतिहास को हम उससे सीख नहीं लेते हैं तो ये कोई नहीं कह सकता कि अभी वर्तमान में जो भारत है वो फिर अलग अलग चीज़ों में टूट सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो अभी भी मौजूद है। देखिए, राहुल गांधी के आसपास ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंड खंड करना चाहते हैं। तो ये जो भारत, जो 150 साल, 200 साल, 1000 साल पहले जो भारत था, जो सेंट्रल एशिया से शुरू होता था, म्यांमार तक जाता था, वो अखंड भारत, वो खंड खंड टूट चुका है। ये याद रखने की
और उससे सीख लेने की आवश्यकता हमें है। तो बीजेपी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस अपने अपने राज्यों में मनाया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही लोक भवन तक पैदल मार्च भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में 1947 में 22% हिंदू थे, आज 60% रह गए हैं। हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ होना चाहिए। अखंड भारत का सपना ही इस तरह की घटना का समाधान होगा। पाकिस्तान पर सीएम योगी ने कहा कि या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा या फिर उसका विलय होगा। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर भी आज कई सारे जोरदार प्रहार किए हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने कई सारे बयान दिए हैं, इन बयानों को कैसे समझा जाए? देखिए, बिल्कुल उन्होंने जो बयान दिया है वो महर्षि अरविंद को कोट कर रहे थे। ये पाकिस्तान ही क्यों, बेसिक फॉर्मूला समझ लीजिए। हिंदुओं की संख्या घटेगी, देश में विभाजन होगा। देश में विभाजन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम इतिहास से नहीं सीखेंगे या अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो उससे हकीकत बदलता नहीं है। भाई, इस्लाम आए कितने साल हुए? 1000 ईस्वी में ये लोग आए। महमूद गजनी के साथ इस्लाम हिंदुस्तान में इंटर करता है। उस समय अफगानिस्तान में कौन था? उस समय पाकिस्तान में कौन था? इवन सेंट्रल एशिया के इलाके में कौन था? बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया, जहां हिंदुओं को काटा जा रहा है, वहां कौन लोग थे? हर जगह या तो हिंदू थे या फिर बुद्धिस्ट थे। संख्या घटती गई और देश अलग अलग बनता रहा। तो ये कोई देश, इस तरीके का कोई नेचुरल, कोई आध्यात्मिक तौर पे कोई मुल्क नहीं है। ये सब, ये हिंदुस्तान को काट काट के बनाया गया मुल्क है। योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं। जिस तरह से समय का पहिया घूम रहा है, ये सारे देश कोलैप्स करेंगे। ये अपने आप या तो हिंदुस्तान में विलय हो जाएंगे या फिर इतिहास में इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। जी, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने पहली बार बयान जारी किया है। हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटाने के पीछे की ताकतों और हिंसा करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लाखों शहीदों के खून का अपमान किया है। मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूँ। शेख हसीना ने मांग की है कि देश में दंगाइयों को दंडित किया जाए। उन्होंने अपने पिता शेख मुजब्बिर रहमान की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी न्याय की मांग की है, जो बांग्लादेश के संस्थापक भी थे। शेख हसीना ने अपने बेटे साजिद वाजिद के एक्स अकाउंट पर बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने आवामी लीग के खिलाफ तख्ता पलट को अपने पिता, बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजब्बिर रहमान और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई शहीदों को घोर अपमान भी बताया है। क्या शेख हसीना को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो बहुत दूर की बात हो गई। पहली चीज ये कि शेख हसीना अचानक से ये बातें क्यों कह रही हैं, इसके संदर्भ को समझना जरूरी है। वहां पे नोबेल प्राइज विनर एक शख्स को अमेरिका ने वहां पे बिठा दिया, एक कठपुतली सरकार बना दी और दुनिया में बताया जा रहा है, हिंदुस्तान में भी ऐसे पत्रकार आपको नजर आते हैं, कि डेमोक्रेसी आ रही है, तानाशाही खत्म हुई है। तो भाई, अगर डेमोक्रेसी आ गई है तो रूल ऑफ लॉ तो होगा। संविधान को कुचल के, संविधान को खत्म करके, रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल बुलडोज करके कोई देश डेमोक्रेसी पे तो चल नहीं सकता। तो आप मुझे बताएं कि अगर हिंसा हुई है तो पनिशमेंट तो कोई ना कोई लेगा, कानून तो अपना काम करेगा। अगर आप दंगाइयों को, खुलेआम निर्मम हत्या करने वालों को, राष्ट्रपिता के ऊपर पेशाब करने वालों को, मूर्तियों को तोड़ने वालों को अगर कोई देश, वहां की सरकार पनिश नहीं कर सकती है, इसका मतलब है कि वहां ना तो डेमोक्रेसी है और ना ही रूल ऑफ लॉ है। यह साबित करना चाह रही है शेख हसीना कि वहां जो कुछ हो रहा है वो किसी भी
प्रजातांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं हो रहा है वहां पे, और इसलिए वो दुनिया के सामने अमेरिका के इस पूरे प्रपंच को एक्सपोज करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। जी, अगली खबर में बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगे तगड़े झटके की। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ये सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया ने की। केजरीवाल ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम अभी कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते। साथ ही अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। मतलब फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। क्यों इतनी हड़बड़ाहट है? अब अंतरिम जमानत की मांग क्यों की? देखिए, सिंघवी साहब आज अर्जी लेकर के गए थे कि तबीयत खराब है, एक अर्जी का दूसरा हिस्सा था, दलील का दूसरा हिस्सा था कि आप जो है, जब ईडी के केस में इनको बेल मिल गई है तो सीबीआई में तो बेल मिल ही जानी चाहिए। इतने स्ट्रिंजेंट कानून, इतने कड़े कानून, इतने कड़े प्रावधान वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब इनको बेल मिल चुका है तो सीबीआई केस में तो मिल ही जाना चाहिए। और अचानक से वो क्यों कूद पड़े? कल 15 अगस्त है, झंडा फहराने का मन है अंदर से कि भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। लोग यही कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री ये कैसा मुख्यमंत्री है, आप तो जिद में बने हुए हो कि भाई जेल से हम सरकार चलाएंगे। लेकिन ऐसे अभागा मुख्यमंत्री को दुनिया में कहीं आपने देखा कि स्टेट फंक्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री की जगह दूसरे लोगों को ढूंढा जा रहा है, भाई कोई झंडा फहरा दो। आप ये समझिए कि सरकार, हम इस्तीफा नहीं देंगे, भाई इस्तीफा मत दो, जेल में सड़ते रहो, ना फाइल साइन कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो ये जो झंडा फहराने की जो लालच जो थी, इनको लगा मनु सिंघवी साहब को कि वो जज साहब लोगों को कन्विंस कर लेंगे। जज ने सीधी सीधी बात कही कि भाई बेल नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा इंटरिम बेल दे दीजिए, रेगुलर बेल नहीं देना है। तो जज ने कहा इंटरिम बेल भी नहीं देंगे। इंटरिम बेल इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि आप लेकर के आए हो अर्जी, सीबीआई की भी तो बात सुनेंगे, एक तरफा फैसला कैसे सुना दिया जाए। तो ये मामला अब 23 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध की, जिसकी सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से मामले की जांच की कमान अपने हाथों में ले लिया है। सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच के लिए सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम दिल्ली से कोलकाता भी पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई ने पुलिस से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और गवाहों के बयान भी अपने पास रख लिए हैं, ताकि आरोपियों की भागीदारी की गहराई से जांच की जा सके। सीबीआई ने जांच में तेजी तो लाई है, पर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया जा रहा है। अब सीबीआई जांच कर रही है, क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, सीबीआई इसकी पड़ताल करेगी, क्या निकलता है वो तो जांच से मालूम चलेगा। लेकिन कल ही हमने बताया था कि एक नया मामला आया है। कल जब हम लोग पंचनामा रिकॉर्ड कर रहे थे, उससे कुछ देर पहले खबर आई थी कि जहां जो मौकाए वारदात है, जहां पे इस दुष्कर्म को अंजाम दिया गया, उसके पास ही उसी हॉस्पिटल में आप वहां पर रेनोवेशन के नाम पे दीवारें को हटा रहे हो, सबूत नष्ट कर रहे हो। और ये एक ऐसी बात हो गई जिससे ये जो प्रोटेस्ट करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो और भड़क गए। अब वो ये कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। क्या आप सीधे सीधे तौर पे सबूत को मिटाना, ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। अब सीबीआई इसकी भी जांच शुरू कर रही है कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, क्या आरोपी को बचाने की कोशिश की गई, आरोपी का एंटीसीडेंट क्या है, किसके उसका फोन किससे किससे बातचीत होती थी, वो किससे जुड़ा हुआ है। कई सारे भेद जो है अब इससे खुलने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।